सर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। सारे टुकड़े कलेक्ट करो और जोड़कर देखो ये नंबर्स किस चीज के। फरा, फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लो। ओके सर। सर ये पेपर के टुकड़ों को जोड़ दिया सर। गुड। आई वाज राइट। ये लूट का हिसाब ही है। तो इसका मतलब ये है सर, ये लोग यहाँ से फिर से फरार हो चुके हैं। शायद। हेलो। केप मारी गैंग का एक खास निशान पाया गया था जो कि बर्धांस के दरवाजे पर भी था। तो क्या केप मारी गैंग ने खून ना बहाने की अपनी नीति को बदल दिया था, या फिर ये कोई और था जो इस गैंग के निशान का इस्तेमाल करके पुलिस को गुमराह कर रहा था? दोनों ही सूरतों में पुलिस के सामने एक बड़ी और दोहरी चुनौती थी। पहली, बर्धांस को इंसाफ दिलाना, और दूसरी, अगर केप मारी गैंग का इन घटनाओं से कोई भी संबंध था तो भविष्य में उन्हें और घटनाओं को अंजाम देने से रोकना। देवोलीना, देवोलीना, क्यों हो रहा है ऐसा देवोलीना? तुम चली गई थी ना मुझे छोड़ के। मैं क्यों बुला नहीं पाया तुम्हें देवोलीना? देवोलीना, देवोलीना, तुम मेरी देवोलीना हो ना? पुलिस। सर, रंजन के बारे में अभी अभी एक खबर आई है। वो अभी भी देवोलीना के प्यार में सर से पांव तक डूबा है। पुलिस, अभी अभी जो घर से गया, क्या रिश्ता है तेरा उससे? ग्राहक है मेरा, मुझे देबोलीना देबोलीना कह के पुकारता है। कभी कभी आता है और ज्यादातर तो रो धोकर चला जाता है। अक्सर किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उसे देवोलीना देवोलीना बोलकर बुलाता है। बर्धान दंपत्ति की बेटी देवोलीना के अपने पति से रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो हो सकता था कि इस बात की वजह से रंजन के प्रति उसका प्रेम फिर से उमड़ आया हो और उसने रंजन के साथ मिलकर योजना बनाई हो कि वो अपने पेरेंट्स पर दबाव डालकर उनकी सारी जायदाद रंजन के नाम करवा देगी, और ऐसा हो जाने के बाद वो अपने पति बिरेश से तलाक और एलिमनी में मोटी रकम लेकर इंडिया लौट आएगी और रंजन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। पर जब बर्धांस ने रंजन को हटाकर देवोलीना के बच्चों को अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहा हो तो उनकी ये योजना गड़बड़ा गई, और इसी की वजह से देवोलीना या रंजन ने उनका खून कर दिया। ये सिर्फ एक संभावना थी जो सच भी हो सकती थी, और पुलिस ने इस संभावना की सच्चाई को जांचने का फैसला किया। लेकर आओ उसे। व्यापार रंजन के डाकू। रंजन जी कहिए। चलो हमारे साथ। लेकिन क्यों? मैं तो अपना बयान पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन वो बात पहले की थी, अभी कुछ नई बातें सामने आई हैं और कुछ नए सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें देने हैं। तुम चलो चलो। सुनिए, क्यों पीछे पड़े हैं आप लोग रंजन के? बूढ़े माँ बाप है उसके घर पे,
अगर उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? प्लीज काम डाउन, हम लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन बहुत गलत ढंग से। मैं जानती हूँ उसे, और आज से नहीं बचपन से। मेरे उसे छोड़ने के बाद भी पिछले 10 सालों से मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करता आया है। वो उन्हें क्यों मारेगा? इसी क्यों, कैसे और किसने का जवाब ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही मिलेगा आपको भी बता देंगे। और हमारी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अगर वो निर्दोष है तो कुछ नहीं होगा उसे। और अब आप भी घर जाइए, वरना पुलिस के काम में रुकावट डालने के चार्ज में मुझे आप पर भी एक्शन लेना पड़ेगा। भाइयों, तुम्हें इसलिए नहीं लाया था यहाँ पे कि तुम रातों को अपने पति को सोता हुआ छोड़कर अपने एक्स यार की वकालत करती फिरो, और वो भी तब जब उस यार पर तुम्हारे अपने पेरेंट्स के मर्डर के चार्जेस। शट अप, जस्ट शट अप। कोई खून नहीं किया है रंजन ने, पूरी तरह से निर्दोष है वो। अच्छा, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, ऐसा क्या है उसमें जो इतना यकीन करती हो तुम उस पर? या फिर अब भी उसके प्यार की आग जल रही है तुम्हारे दिल में? Enough is enough! अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तुम्हें। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। What? Yes, चले जाओ यहाँ से, और फिर मुझे कभी अपना शक्ल मत दिखाओ। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। अभी भी टाइम है, सच सच बोल दे वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। तू नहीं मारा ना उन दोनों को पैसों के लिए? हाँ बोल। सर कितनी बार बोलूं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। सर आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं सर? सर ये ऐसे नहीं मानेगा। चल। सर आपका फोन। हेलो सर, कैपमारी गैंग के एक आदमी को निशान बनाते हुए देखा गया है। मित्रों, पुलिस को अब तक ना तो केपमारी गैंग तक पहुंचने में कोई सफलता मिली थी, और ना ही बर्दन दंपत्ति के कत्ल को लेकर कोई नया सच सामने आ रहा था। और तभी एक फोन कॉल के द्वारा उन्हें केपमारी गैंग के एक सदस्य के कहीं होने की खबर मिली। इस खबर पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उस आदमी को पकड़ लिया गया, और उसकी पूछताछ में जो कुछ सामने आया वो चौंका देने वाला था। वो लखनपाल के केपमारी गैंग में मैं नया नया शामिल हुआ हूँ साहब। उन लोगों ने मुझे वो लूट के लिए घर चुनने का काम सौंपा था। पिछला अटैक यानी मिस्टर बर्धन का घर, वो वारदात तुम लोगों ने की थी? साहब, हाँ साहब, मैंने उस आदमी का गला काटा था, और उसी वक्त वो औरत आ गई तो उसका तकिया से गला घोंटकर मैंने मार दिया साहब। केपमारी गैंग के इस गुर्गे हरिया के पकड़े जाने से ये केस अचानक और बड़ी आसानी से हल हो गया था। उसके इकबाले जुर्म ने एक बेटी पर से अपने ही माता पिता की हत्या में शामिल होने के शक को मिटा दिया था, और वहीं रंजन की मासूमियत को भी साबित कर दिया था। क्या सब कुछ वैसा ही था जैसा कि दिखाई दे रहा था? क्या वाकई देवुलीना और रंजन बेकसूर थे? क्या वाकई ये केस सॉल्व हो चुका था? जरा मदद कीजिए। बस भैया, बस बस बस, ये लीजिए भैया। विराश, मेरी बात तो सुनो। देखो लेना, वो वीरेश चला गया वापस, हमेशा के लिए। जो तुम ये आज कर रही हो ना, इससे तुम्हारा आने वाला कल, बच्चों का फ्यूचर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गुजरे हुए कल के मुख पर खड़े होकर ही हमारा आज आने वाले कल को देखता है ना रंजन? मैंने खुद ही वो नींव हिला दी थी, इसीलिए ना मेरा आज बचा और ना ही आने वाले कल से जुड़े कोई उम्मीद। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज तक तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बस अब और नहीं। मेरी फिक्र करना छोड़।
सर दानकुनी टोल नाका पर एक गाड़ी पर केपमारी गैंग का निशान देखा गया है। ओके। कोलकाता की सीमा पर पड़ने वाले एक टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी कोलकाता के अंदर दाखिल होती दिखाई दे रही थी, जिसके पिछले हिस्से पर केपमारी गैंग का वही निशान बनाया दिखाई दिया था जो उस गैंग की पहचान था। साफ था कि गैंग ने उस गाड़ी को यानी कि उसके मालिक को अपना शिकार बनाने के लिए चुना था। टोल नाके के स्टाफ द्वारा यह सूचना पुलिस को दी गई। ये अब तक का सबसे बड़ा मौका था जो इस पूरे गैंग को पुलिस की गिरफ्त में ला सकता था। केपमारी गैंग एक वारदात को अंजाम देने वाला था और पुलिस को इस बात का पहले से पता चल चुका था, लेकिन उस गाड़ी का नंबर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं दिया था। उस फुटेज से पुलिस को सिर्फ उस गाड़ी का रंग और मॉडल पता चल पाया था, और कोलकाता जैसे विशाल महानगर में सिर्फ रंग और मॉडल के आधार पर उस गाड़ी को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन पुलिस ने इस असंभव को संभव बनाने का फैसला लिया। अब देखना यह था कि क्या उन्हें इस काम में सफलता मिल पाएगी। क्या पुलिस अपने हाथ आए इस मौके का फायदा उठाकर लखनपाल को पकड़ पाएगी, या फिर इस बार भी जीत लखनपाल और उसके गैंग की ही होगी। हथियार नीचे, सब लोग अपने हथियार फेंको नीचे। गाड़ी पर जो निशान लगाया था ना, उसी से तू हमारे निशाने पर आ गया। बहुत हो गया पाखंड, अब जेल में सत्संग करना। लेके जाओ इन सबको। चल उठ। पहचाना इसे? तेरा ही साथी है, और इसने कबूल भी किया है कि तेरे ही कहने पर इसने मिस्टर एंड मिसेस वरदान का मर्डर भी किया था। मेरे कहने पर? हाँ सर ये झूठ बोल रहे हैं सर मैं इसे पहचानता भी नहीं है सर। मैंने आज से पहले इसे देखा नहीं है, और ना ही वो जो बुड्ढा वर्धन और उसकी पत्नी का कत्ल में मेरा हाथ है। झूठ बोल रहा है सर जी मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर जी मैं कबूल करता हूँ। ये मैंने लूट डकैती मर्डर सब किए हैं मैं कबूल करता हूँ सर जी। फिर एक इसके बारे में मैं झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? मेरी क्या सजा माफ होगी सर होगी? नहीं है ना? नहीं ना? तो फिर सर झूठ बोलता है सर। चल सर, हरिया अपने पिछले बयान पर ही टिका हुआ है कि उसी ने वर्धन को मारा है और वो लखनपाल के गैंग का एक हिस्सा है। सर गैंग के सभी मेंबर्स से हमने पूछताछ की है, लेकिन सबका कहना है कि हरिया कभी उस गैंग में शामिल नहीं रहा। और सर वर्धान के मामले में उन्होंने अपने गैंग का हाथ होने से इनकार किया है। लेकिन एक बात तो पक्की है, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। लेकिन सर हरिया खुद झूठ बोलकर फांसी भी क्यों चढ़ेगा? एक काम करो, इस हरिया का एक फोटो निकालो और जहाँ से हमने इसे उठाया था उस जगह आसपास सब जगह पूछताछ करो। पता करो कि इस हरिया की असलियत क्या है। ओके सर। पुलिस ने अपनी समझदारी और मेहनत के बलबूते पर लखनपाल और उसके गैंग को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान लखनपाल ने अपने और अपने गैंग द्वारा अब तक अंजाम दी गई हर वारदात को स्वीकार किया, लेकिन वर्धन्स के घर हुई लूट और उनकी हत्या में अपना किसी भी तरह का हाथ होने से वो लगातार इनकार कर रहा था। यानी कि साफ था कि हरिया, जो पहले से पुलिस की गिरफ्त में था और अपने आप को केपमारी गैंग का सदस्य बता रहा था, झूठ बोल रहा था। पुलिस द्वारा सख्ती बरते जाने के बाद वो टूट गया और तब पुलिस के सामने आया वो शख्स जिसने न सिर्फ हरिया को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था, बल्कि वर्धन का हत्यारा भी वही था। आखिर कौन था वो शख्स? बुरो, हाँ इसको पहचानते हो? चलो चल। बता किसके कहने पर ये काम किया? सर उसका बड़े एहसान है मुझ पर, उनका नाम कैसे ले सर? देख, हमारे सब्र का इम्तिहान मत ले वरना बहुत पछताएगा। बोल। सर उन्होंने ही कहा था कि ऐसा आदमी ढूंढो जो दोनों खून का इल्जाम अपने सर पे ले ले। लेके चलो।
देशबंधु घटक, 7 पेट्रोल पंपों का मालिक है। आज का कैश कहाँ है? गाड़ी में पीछे। चल जाओ। चाय। नहीं आएगी वो। आपको तो पता है ना कितनी जिद्दी है वो, कितनी बार फोन किया है लेकिन वो उठाती ही नहीं। अब तो लगता है कि बच्चों का मुंह देखे बिना ही हमारी आंखें बंद होगी। ऐसी बात मत करो, एक बार बीरेश से बात कर लो ना तुम। वो तो बात करता है ना तुमसे। उसको एक बार बोलो ना कि वो देबोलीना को समझाए। लगा। हाँ हाँ बीरेश बेटा, केमन आछो? जुग जुग जियो बेटा। हाँ हाँ, अरे बेटा अब क्या है, 2 अटैक हो चुके हैं, तीसरा भी कहीं रास्ते में इंतजार में बैठा होगा। वो आए और हम चले जाएं। छोड़िए ना। हेलो बीरेश बेटा, कैसे हो? हाँ बेटा, बस एक ही इच्छा है, इनकी तो तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों को देखने का बहुत मन कर रहा है। तुम लोग आ रहे हो क्या? सत्य? कब? अरे माँ काली तुम्हारा भला करे बेटा, जुग जुग जियो। अरे मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, तुम आओ तो सही। बच्चों को लेकर मैं विक्टोरिया, हावड़ा और गंगा ये सब जगह दिखाऊंगा। बस तुम आओ बेटा, जीते रहो जीते रहो। कब आ रहे हैं वो लोग? तुम जल्दी से जाओ और मुझे डिस्चार्ज करवाओ। हालत कैसी उस पेशेंट? वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। डॉक्टर, उस आदमी का बचना बहुत जरूरी है। वो अकेला आदमी है जो हमें लखनपाल तक पहुंचा सकता है। ट्राइंग। बेटा रोजे नहीं बेटा। अरे सुनती हो? अरे आ रही हूँ। अरे भूख लगी है बच्ची को, देखो। रुको। क्या हुआ बेटा? दादा क्या बात है? दादा 2 मिनट। बॉस, रघु पुलिस से बचकर भाग रहा था, गाड़ी से टकरा गया। डरने की कोई बात नहीं है, रघु मर जाएगा मगर जबान से हम लोगों का नाम नहीं लेगा। तू भय पहुंचना, शॉप ठीक हो जाए। बस भैया, इधर ही रुकिए। आइए। अभी मैंने हॉस्पिटल फोन किया था, तब मुझे पता चला कि आपने जबरदस्ती डिस्चार्ज ले लिया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था काकू, कम से कम एक बार मुझे बता तो दिया होता। अरे अचानक मैं एकदम फिट लगने लगा, ये देखो। अरे ये काकू को अचानक जवानी का अटैक कैसे आ गया? जमाई बाबू से बात हुई है ना, जैसे ही उन्होंने बताया कि देवोलीना और बच्चों को लेकर आ रहे हैं, बस एकदम ठीक हो गए। 10 साल से हम लखनपाल के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हाथ नहीं लगता। इट्स अ शेम। इस कैटेगरी के जितने भी क्रिमिनल्स बंगाल में हुए ना, उनमें सबसे ज़्यादा शातिर है ये। और अनफॉर्चुनेटली कोलकाता इसकी फेवरेट क्राइम डेस्टिनेशन है। लेकिन ये कब आता है, कहाँ से आता है और कहाँ को चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। रघु इसका खास आदमी है। मित्रों, अगर रघु कोलकाता में है तो ये पॉसिबिलिटी है कि लखनपाल भी कोलकाता आ चुका है और अपने किसी शिकार पर नजर जमा चुका है।
आइए आइए चलिए ना। कोलकाता पुलिस लखनपाल नाम के एक अपराधी की पिछले 10 सालों से तलाश कर रही थी, जो कि केप मारी यानी कि सेंध मारी गैंग का लीडर था, और जो आदमी पुलिस से बचकर भागते हुए एक्सीडेंट का शिकार हुआ था और हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, वो उसी लखनपाल गैंग का सदस्य था, जो कि पुलिस को लखनपाल तक पहुंचा सकता था। दूसरी तरफ ठीक उसी समय हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा के निकले एक बुजुर्ग शख्स मिस्टर बरधान को एक खुशखबरी मिली कि उनकी वो बेटी, जिसने बरसों से उनके साथ अपने सारे संबंध तोड़ रखे थे, वो उनसे मिलने के लिए अमेरिका से कोलकाता आ रही थी। इस खबर ने जहां इस बुजुर्ग दंपत्ति के चेहरे को खुशी और दिलों को उमंगों से भर दिया था, वहीं एक शख्स रंजन के चेहरे के रंग को उड़ा दिया था। लेकिन क्यों? क्या रिश्ता था रंजन का इस लड़की देबोलीना से? क्या हॉस्पिटल में पड़े उस मुजरिम और बर्धन्स की कहानी, जिनका आपस में दूर दूर तो कोई संबंध नजर नहीं आ रहा था, आगे जाकर एक दूसरे से मिलने वाली थी? घबरा के तुम चलो चलो, सुनिए रुकिए, मत जाइए उससे। उसे बचाने के लिए हमने ये तरीका निकाला। गुरु को बोला कि कोई ऐसा आदमी ढूंढ के निकाले जो इन हत्याओं का इल्जाम अपने सर ले सके। गुरु ने हरिया को ढूंढ निकाला। हाँ साहब, मैंने उस आदमी का गला काटा था और उसी वक्त वो औरत आ गई तो उसका तकिया से गला घोंटकर मैंने मार दिया था। और इस काम के लिए हमने उसे 5 लाख रुपए भी दिए थे। बस साहब, ये एक ही तरीका था हमारे बच्चे को बचाने के लिए। प्रधान दंपति को क्यों मारा? और कोई रास्ते बचा नहीं था हमारे पास। देबोलीना ही वजह थी। 10 सालों से बेटे से भी बढ़कर सेवा की थी रंजन ने उनकी। आइए, अभी अभी मैंने हॉस्पिटल फोन किया था, तब मुझे पता चला कि आपने जबरदस्ती डिस्चार्ज ले लिया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था काकू, कम से कम एक बार मुझे बता तो दिया होता। कभी भी उसके बदले में कुछ भी पाने की चाहत नहीं थी उसमें। और उन लोगों ने भी रंजन के नाम सब कुछ करके कोई एहसान नहीं किया था, अपनी बेटी की हरकत की भरपाई ही की थी। बस ने सोचा था कि हमारे जाने के बाद रंजन की जिंदगी आसान हो जाएगी, आराम से जी लेगा वो। लेकिन जब पता चला देबोलीना इंडिया आ रही है। अरे आपने ये सब की बोल छे, हमारे रहते हुए आप लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? और रंजन, हमसे ज्यादा तो वो आप लोगों का बेटा है, पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है आप लोगों को। फिर वो तो है, बेटे से भी बढ़कर है वो हमारे लिए। अरे अभी अभी अस्पताल से आए हो, फिर कहाँ चल दिए? 2 नतनियाँ आ रही है अमेरिका से, उनके लिए कुछ तैयारी करनी है कि नहीं? एसी का भी सर्विसिंग करवाना है। कोलकाता में कितनी गर्मी पड़ती है इन दिनों। और ये जो मोड़ पे डिपार्टमेंटल दुकान खुला है ना, उसमें जाकर देखना है तो उसमें कॉर्न फ्लैक और ओट्स मिलता है कि नहीं। मैंने पता किया है कि अमेरिका में बच्चे सुबह के नाश्ते में कॉर्न फ्लैक और ओट्स ही खाते हैं। और हाँ करुणा, मैं बाहर जा रहा हूँ, लौटते वक्त वकील साहब से मिलते हुए आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि देबोलीना और जमाई बाबू के रहते हुए ये वसीयत वाला काम हो जाए, नहीं तो बाद में कौन सिग्नेचर के लिए इधर उधर भागते फिरेंगे। लेकिन अपना ख्याल रखना, ये मत भूलना कि अभी अभी अस्पताल से लौटे हैं आप। क्या करें, इनको लेकर कुछ समझ में नहीं आता है। वो भी अपनी बेटी के जैसे ही निकले। पहले बेटी ने धोखा दिया हमारे बेटे को, और अब वो देने जाने वाले थे। पिछली बार तो हमने बर्दाश्त कर लिए थे, पर इस बार ये नहीं होने दे सकते थे हम अपने बच्चे के साथ। उन दिनों केपमारी गैंग के बारे में रोज हमने जो भी किया अपने बेटे के लिए किया। हमें लगा कि हमने उसका फ्यूचर सिक्योर कर दिया है। ये क्या कर दिया आप दोनों ने? क्यों किया ऐसा? जब भी कोई तकलीफें या मुश्किलें सामने आती हैं तो दुनिया का लगभग हर इंसान अपने आप से और ऊपर वाले से एक ही सवाल करता है
बाबा आखिर मैं ही क्यों? बुरा वक्त या हमारे साथ कुछ बुरा होने के पीछे ऊपर वाले का कौन सा मापदंड या प्रकृति का कौन सा नियम काम करता है, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम जो जानते हैं वो ये है कि दुख और तकलीफें हर जीवन का हिस्सा होती हैं। दुनिया में सबको सब कुछ ना कभी मिला है और ना कभी मिल सकता है, और रंजन इस बात को समझता था, इसलिए असफल ही सही लेकिन अपनी अधूरी चाहत को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे जन्म देने वाले माता पिता ये बात नहीं समझ पाए और अपनी नासमझी की वजह से ना सिर्फ 2 लोगों की हत्या का पाप कर बैठे, बल्कि पहले से अकेलेपन से जूझ रहे अपने बेटे को और अकेला कर गए। कहते हैं कि किस्मत की लकीरों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें बेअसर जरूर किया जा सकता है। उनके सामने अपने कर्मों से कुछ और लकीरें खींचकर जो उनसे भी ज्यादा बड़ी और गहरी हैं। लेकिन कुछ लोग अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बनाने की बजाय उसे और ज्यादा बिगाड़ने का रास्ता चुनते हैं, जैसा कि इस बुजुर्ग दंपत्ति ने चुना। और उनके द्वारा की गई इस गलती को भविष्य में कोई और ना दोहराए, इस उम्मीद के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय।